हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव और बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और इस वीडियो को भी मैं 8 से 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछले 3 चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जा करके वो देख लें, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, जो कि मैंने काफ़ी बारीकी से और काफ़ी बढ़िया तरीके से उसको भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है एग्जीक्यूटिव। देखिए, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंप्लीमेंट रूल्स, रेगुलेशन, लॉज एंड पॉलिसी। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आपका है एग्जीक्यूटिव, ये एक तरीके से गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है। बेसिकली गवर्नमेंट जो आपका है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के हिसाब से। तो एग्जीक्यूटिव भी इसका एक अंग है, और एग्जीक्यूटिव वाला का जो अंग है बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करता है रूल्स को, रेगुलेशन को, लॉज को, और जो भी पॉलिसीज़ होती हैं डे टू डे में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कंट्री के लिए। तो ये जो पार्ट है बेसिकली, इसी पार्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव वाला जो आपका पार्ट देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट माना जाता है, और असली पावर जो है इन्हीं के पास। जैसे कि मान लीजिए अभी जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रही है। अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव की, तो ये जो आपका है बेसिकली क्या करता है भाई, ये इंप्लीमेंट करता है लॉ को, और साथ में पूरे देश को जो चलाने के लिए जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो इनके हाथ में होता है। लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन करके रखते हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट की, बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि जो हमारा देश है, फिर जो मान लीजिए हमारे भारत सरकार में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सही तरीके से चल सकें। ये काम होता है किसका, एग्जीक्यूटिव का। अगर मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से कॉम्पोजिशन है बेसिकली, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स को आप कह सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट्स बेसिकली, फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे नौकरशाही जिनको कहते हैं आईएएस, आईपीएस। क्योंकि अगर आप सही से देखेंगे तो इन्हीं के पास में असली शक्ति होती है देश को चलाने के लिए, और ये जो है एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव की। आप वैसे भी समझ गए होंगे कि एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है। तो लॉ को एक तरीके से लागू करना, जो भी पॉलिसी वगैरह है, फिर लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है बेसिकली उसमें सहायता करना, जो भी स्टेट के बीच संबंध है, स्टेट का और रिलेशन का, या फिर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच के रिलेशन को मेंटेन करके रखना, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, जो भी ट्रीटीज़ होती हैं दूसरे देशों से, वो भी किसके पास होती हैं शक्तियाँ, ये भी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास होती है। एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है। साथ में जो आपकी आर्म्ड फोर्स है इसके ऊपर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। यानी कि आप देखते होंगे कि मोदी गवर्नमेंट कभी कहती है कि हमें इस देश पे हमला करना है, इस देश से संबंध नहीं बनाना है, ये देश हमारा दुश्मन है, तो आप इससे क्या समझते हैं कि ये जो आपका एग्जीक्यूटिव है इसी की एक तरीके से फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा प्रशासन का जो काम होता है वो भी एग्जीक्यूटिव ही संभालती है, और लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से मेंटेन करती है। तो मोस्टली वही काम है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। ठीक है, तो यही है आपका फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के। देखिए, जो कार्यपालिका बेसिकली होती है वो 3 तरीके की होती है। ठीक है, एक होता है आपका पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंशियल, और एक होता है आपका सेमी प्रेसिडेंशियल। तो जितने भी विश्व में देश हैं उन तीनों ही, मतलब उन सभी देशों में इन तीनों में से ही कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव वहाँ पर काम कर रही होगी। तो वो देश पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलेगा, या प्रेसिडेंशियल से, या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल से। तीनों में फ़र्क क्या है, ज़रा ये देख लेते हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है यहाँ पर जो असली पावर होता है, जो असली एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन वही अगर मैं प्रेसिडेंशियल की बात करूँ तो वहाँ पर जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। और सेमी प्रेसिडेंशियल की बात करूँ तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री का इंडिया, प्रेसिडेंशियल का अमेरिका, और सेमी प्रेसिडेंशियल का श्रीलंका। ठीक है, तो इन तीनों में क्या समझ में आया आपको कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस देश में होगा वहाँ पर जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में होगी। प्रेसिडेंशियल वाले में केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होगी। जैसे कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की आप बात सुनते हैं, तो वो क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो वहाँ का राष्ट्रपति है। ठीक है, और वहाँ का राष्ट्रपति है, साथ में उस देश में एग्जीक्यूटिव कौन सा वाला है, प्रेसिडेंशियल। तभी तो हमारे भारत के राष्ट्रपति की बात हमारे को इतनी नहीं सुनाई देती, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री बोलता है वो हमें करना पड़ता है बेसिकली, फिर उसके पास असली पावर होती है। और वही सेमी प्रेसिडेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास ही पावर होती है। ठीक है, नॉमिनल हेड की बात करूँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नॉमिनल हेड जो होता है, नाम मात्र हेड बेसिकली, तो प्रेसिडेंट भी हो सकता है और वहाँ पर राजा हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो आप ब्रिटेन देश देखते हैं तो ब्रिटेन देश में भी प्राइम मिनिस्टर के पास पावर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ का जो नॉमिनल हेड है वो कौन होता है, मोनार्क होता है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मोनार्क या प्रेसिडेंट में से कौन है, हमारे पास प्रेसिडेंट है। अगर मैं बात करता हूँ
प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में नॉमिनल हेड की, तो इसके लिए अलग से कोई नॉमिनल हेड नहीं होता बेसिकली, क्योंकि प्रेसिडेंट ही सब कुछ है। और सेमी प्रेसिडेंशियल में जो नॉमिनल हेड होता है आपका वो प्रेसिडेंट ही होता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करूँ तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर होते हैं, जबकि अध्यक्ष वाले में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ श्रीलंका वाले कहानी की यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल की, तो ये बोथ प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक तरीके से क्या है, जवाबदेह है, यानी कि आपको जवाब देना पड़ेगा जो भी मतलब चीज़ें चल रही हैं उसके प्रति। इसके अलावा हम बात करते हैं रिलेशन विद लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर के साथ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो रिलेशन बताया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज बताया जाता है, क्योंकि उन्हीं के जरिए या फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना गया होता है या फिर वही लोग मिल करके पार्लियामेंट्री सिस्टम के जरिए देश को चला रहे होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंशियल की, तो यहाँ पर दोनों की जो पावर है वो अलग अलग होती हैं, और अगर मैं बात करूँ सेमी प्रेसिडेंशियल की, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है वो मिक्स सिस्टम होता है, दोनों मिलकर के काम कर रहे होते हैं। टेन्योर की बात करता हूँ तो टेन्योर यहाँ पर वैसे बेसिकली 5 साल का होता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है मेजोरिटी पर। तो बहुत सारी सरकारें आई और गई, कुछ दिनों की या फिर कुछ सालों की 5 साल नहीं चला पाई, तो मोस्टली देखा जाता है कि जो टेन्योर है आपका वो मेजोरिटी पर डिपेंड करता है, और अगर टेन्योर सही चल रहा है यानी कि तो भी उसको 5 साल कम से कम मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट जो जनता ने चुना वो 5 साल के लिए चुना है, कम ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस बीच में अगर उन्होंने मेजोरिटी खो दी तो उनकी सरकार गिर सकती है, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 साल के लिए चुना जाता है और उससे पहले उनको नहीं हटाया जा सकता, फिक्स टेन्योर वहाँ पर होता है। अगर बात करता हूँ सेमी प्रेसिडेंशियल की, तो इसमें फिक्स टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, और पीएम का डिपेंड होता है वहाँ की जो पार्लियामेंट है उस पर। तो एग्जाम्पल है इसके इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, और इसका एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका है फ्रांस, रशिया एंड द श्रीलंका। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि भारत ने आके पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसका पहला आपको 4 पॉइंट बताने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसलिए अपनाया ताकि जो भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो एक तरीके से एक जगह पर ना है, वो अलग अलग तरीके से बट जाए। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं वो अलग अलग मतलब जो विभाग होते हैं या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास चली जाती हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंशियल की, तो इसमें क्या होता है बहुत ही सारी पावर किसके पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रमुख बन जाता है। तो भारत में इस चीज़ को हटाने के लिए, सारी पावर्स को विकेंद्रित करने के लिए बेसिकली इस चीज़ को अपनाया गया। दूसरा कि यहाँ पर क्या है कि अभी आपने देखा कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें जवाबदेही बनती है, तो इसलिए इसको हमने अपनाया ताकि इसमें जवाबदेही एक तरीके से कोई हो। तीसरा क्या है कि इसके ज़रिए क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर बढ़िया सा कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो प्रश्न पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है, यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा भी सकती है मेजोरिटी के जरिए, अगर उन पर मेजोरिटी नहीं है तो ये भी एक तरीके से क्या है कि एग्जीक्यूटिव पर बेटर कंट्रोल होता है किसके जरिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के जरिए। और साथ में बात करता हूँ गवर्नेंस की, तो इस वाले में इस तरीके के जरिए की जो सरकार चलती है बेसिकली वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो काम चलता है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए चलता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए चलता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत ने क्या किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट किया। ओके, चलिए अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की पावर्स की, इलेक्शंस की और एलिजिबिलिटी की और रिमूवल की। देखिए तो इलेक्शन की बात करूं तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो एमपी और एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, जो भी मतलब जिनको भी जनता ने चुना है। बेसिकली हमने चुना है एमएलएस को और साथ में एमपीज़ को चुना है, ठीक है। तो लोकसभा के जो एमपी हैं और जो हमारे विधानसभा के जो एमएलएज हैं वो मिल करके क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चूज़ करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। दोनों अलग अलग हैं, मैं आपको किसी अलग वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। पीआर सिस्टम तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था। तो यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो पीआर सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। साथ में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल बताया जाता है वो 5 साल का बताया जाता है। इनको भी समय से पहले हटाया जा सकता है बेसिकली, लेकिन मोस्टली देखा जाता है तो 5 साल का कार्यकाल होता है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम एज जो चाहिए होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए वो 35 वर्ष की चाहिए होती है। साथ में मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कंटेस्ट फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। तो कितनी बार भी आप चुनाव लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के लिए, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर इम्पीचमेंट एक तरीका है जिसमें होता है कि अगर आप संविधान के हिसाब से काम नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को तो उनको हटाया जा सकता है। तो आज तक भारत में इम्पीचमेंट कभी नहीं लगा किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, किसी भी पद कभी भी मतलब बैठे हुए पद पर राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की मतलब ये था आपका
इलेक्शन, एलिजिबिलिटी और रिमूवल। साथ में अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंट के पावर्स की, तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती है। पावर्स की बात करूँ, अगर देश में आपातकाल लगता है तो सारी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास जा सकती हैं। किसी राज्य में आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तुमने देखा होगा, तो वहाँ पर सारी शक्ति इनके पास चली जाती है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, बेसिकली हेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पावर्स हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर मतलब वो चाहे तो फांसी उसकी रुकवा सकते हैं, फिर उसको माफ़ कर सकते हैं, ये इनके पास एक पावर होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हो गया। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इनका जो इलेक्शन है, इनका भी जो टेन्योर है बेसिकली वो 5 साल के लिए होता है, और यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। और जो भी क्या कहते हैं आपको पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, दोनों ही हाउसेस के, वो मिलकर के इनका चुनाव करते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो क्या कौन है आपके एमपीज़ हैं बेसिकली, वो मिलकर के इनका चुनाव करते हैं। और इसमें जो राज्य का जो लेजिस्लेचर है वो हिस्सा नहीं लेता है। जैसे कि जो पिछला वाला था एमएलए, मैंने बताया कि एमएलए चुनाव में हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के, वैसा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा इनकी जो ओथ सेरेमनी होती है बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए। अगर मैं बात करता हूँ पोजीशन की, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होता है वो एक तरीके से सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया माना जाता है बेसिकली, क्योंकि प्रेसिडेंट है, फिर दूसरे पे कौन आएंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जो सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। साथ में अगर बात करते हैं इनके रिमूवल की, तो इनके रिमूवल के लिए बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल सा एक रेजोल्यूशन लेकर के आना होता है, जो कि राज्यसभा पास करती है और लोकसभा भी पास करती है, ठीक है। और इनके लिए कोई इम्पीचमेंट का मतलब मुद्दा नहीं है, इम्पीचमेंट वाली कोई पावर नहीं है कि इम्पीचमेंट के जरिए इनको हटाया जाएगा। इम्पीचमेंट काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है किसी भी चीज़ को, किसी को भी हटाने के लिए। जैसे कि इम्पीचमेंट के लिए हम राष्ट्रपति को हटाते हैं, जो सीजीआई हैं बेसिकली उनको हटाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए नॉर्मल एक रेजोल्यूशन लाना होता है बेसिकली, जो राज्यसभा लेकर के आती है, और लोकसभा भी उसको अगर पास कर देती है देन जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, उनको हटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ओके। चलिए, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट बनते मतलब कि पावर की अगर मैं बात करूं तो वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है अगर मान लीजिए समय से पहले राष्ट्रपति हट जाते हैं, या फिर मान लीजिए राष्ट्रपति देश से बाहर हैं, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें, उनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कार्यवाहक का एक तरीके से यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर के काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी भारत के संविधान में निहित है। चलिए, अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन है बेसिकली, प्राइम मिनिस्टर जो आपका है वो रियल एग्जीक्यूटिव एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट माने जाते हैं, माने नहीं जाते हैं, ये है। तो देश की सरकार का जो मुखिया है बेसिकली, जो रियल है बेसिकली, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश का मुखिया कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे असली क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट माने जाते हैं। इनको जो अपॉइंट करा जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता है, और बेसिकली ये वो होते हैं जो मेजोरिटी पार्टी के एक तरीके से लीडर होते हैं। तो मेजोरिटी पार्टी की अगर बात करूँ तो भारत में जो चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें जो इलेक्शन हुआ उसमें जो मेजोरिटी पार्टी थी वो बीजेपी थी, और इंडियन ने मिलकर के यहाँ पर एक तरीके से सरकार बनाई। तो उन्होंने अपना एक लीडर चुना नरेंद्र मोदी को, तो वो क्या बने, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। और साथ में ये जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होते हैं, एक तरीके से ये चीफ एडवाइज़र भी होते हैं प्रेसिडेंट के। साथ में इनका काम ये भी होता है कि जो भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, रक्षा विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, तो उन सब के साथ मिलकर के ये काम करते हैं। बेसिकली ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड बताए जाते हैं, ठीक है। तो देश में अगर असली पावर किसी के पास होती है तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत में। चलिए, अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बेसिकली इनका काम क्या है, इनका काम है सहायता करना और साथ में एडवाइस करना किसको, प्रेसिडेंट को, देश को चलाने के लिए। और इसमें अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, और डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनका काम क्या है भाई, इनका काम होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को का निर्माण करना, साथ में जो भी लॉ है, डिसीजन है, उसको लागू करना, बजट को तैयार करना, रिस्पॉन्सिबल मतलब बेसिकली बनना, बेसिकली जो भी प्रशासन चल रहा है देश को चलाने के लिए। और साथ में मिलकर के एक तरीके से क्या करते हैं, ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जवाबदेह होते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, जैसे कि मान लीजिए अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, ठीक है। तो ये सब कौन है, और निर्मला सीतारमन हो गई जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है बेसिकली, रेल मंत्री हो गए, तो ये सब कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं। तो इनके पास क्या अलग अलग विभाग हैं जो अपने अपने विभागों के लिए काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसको मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। ओके, बाय बाय।